डियर स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर में हम आज पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविज़न का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पर्यवेक्षण का, सुपरविज़न का किसी भी संगठन में क्या स्थान है, पर्यवेक्षण का क्या तात्पर्य है, पर्यवेक्षण की क्या तकनीकी हैं आदि की हम चर्चा करेंगे। संगठन के आधुनिकतम सिद्धांतों में पर्यवेक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। संगठन में समन्वय की स्थापना के लिए समन्वयकर्ता अनेक जो तरीके अपनाता है, उसमें नियंत्रण यानी कंट्रोल, पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविज़न, कम्युनिकेशन और लीडरशिप हैं। जब निर्णय निम्न अधिकारियों तक संप्रेषित कर दिए जाएं, तो पद सोपान में उच्चाधिकारी का जो अगला कार्य ये होता है वो ये देखना होता है कि उन निर्णयों को समुचित ढंग से क्रियान्वित किया जाए। उच्चाधिकारी को इस बारे में आश्वस्त होना पड़ता है कि संगठन सुचारू रूप से काम कर रहा है और निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो निरंतर जारी हैं। प्रशासकीय संगठन की इसी आवश्यकता की दृष्टि से देखरेख अर्थात पर्यवेक्षण को महत्वपूर्ण माना गया है। पर्यवेक्षण यानी अधीक्षण की क्रिया निरंतर चलती रहती है और प्रशासकीय कार्यों की संपन्नता को निश्चित बनाती है। प्रत्येक संगठन, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, अधीक्षक की व्यवस्था आवश्यक रूप से करते हैं। पर्यवेक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों का योग है। अधि प्लस वीक्षण यानी कि सुपर प्लस विजन, जिसका अर्थ होता है देखने की उच्च शक्ति अथवा दूसरों के कार्यों का अधीक्षण करना। लोक प्रशासन के क्षेत्र में पर्यवेक्षण का अर्थ है कि इसे दूसरों के कार्यों के लिए सत्ता द्वारा किए गए निर्देशन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। पर्यवेक्षण का अभिप्राय उच्च स्तर के अधिकारी के द्वारा अधीनस्थों के कार्य की प्रगति पर देखरेख रखना। पर्यवेक्षण का जो सामान्य अर्थ है, उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन करना, उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखना और उनके कार्यों के परिणामों का पर्यवेक्षण करना। नकारात्मक दृष्टि से पर्यवेक्षण अथवा देखरेख का अभिप्राय संगठन के सदस्यों की गतिविधियों का निर्देशन करना और उनकी जांच करना। वहीं सकारात्मक दृष्टि से इसका अर्थ सदस्यों को काम के करने के सर्वोत्तम तरीके सुझाना है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य होता है कि संगठन के विभिन्न जो अंग हैं उनमें समन्वय स्थापित करना और यह देखना कि सभी अपना अपना कार्य उचित रूप से संपन्न कर रहे हैं। पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने, अपने ज्ञान और कौशल का सर्वोत्तम प्रयोग करने तथा योग्यताओं का सुधार करने में किसी पदाधिकारी की सहायता प्राप्त होती है, ताकि वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावी रूप में तथा स्वयं के अभिकरण के संतोष के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ संपन्न कर सकें। उच्चाधिकारी जो है लक्ष्य निर्धारित करता है और उसका ये दायित्व है कि वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठन की गतिविधियों की देखरेख करता है। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण का अभिप्राय परिणामों का अवलोकन है। पर्यवेक्षण दो प्रकार का होता है। एक प्रकार के पर्यवेक्षण का ध्येय संगठन के आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, ये इसकी देखरेख करने का होता है। और दूसरा जो है पर्यवेक्षण का उद्देश्य, सुपरविजन का जो पर्पस है कि इतना व्यापक नहीं होता है। यह सुपरविजन एक कार्यविधि या प्रक्रिया की देखरेख को ही अपना ध्येय मानता है। मिलेट ने पर्यवेक्षण की 6 तकनीकें बताई हैं, वो इस प्रकार हैं। योजनाओं का पूर्व में अनुमोदन करना होता है कि जिसका पर्यवेक्षण में ये दायित्व होता है कि वह पूर्वानुमोदन के अधिकार को अपने हाथ में रखता है, सुरक्षित रखता है
और अपने अधीन होने वाले विभिन्न कार्यों की परियोजनाओं को स्वयं ही अनुमोदित करता है। पूर्वानुमान का प्रभाव ये होता है कि जो भी कार्य होता है उसकी जानकारी में और उसके निर्देशानुसार होता है। पर्यवेक्षण का एक उद्देश्य यह भी होता है कि संगठन में लगे हुए कर्मचारी जो कार्य करें वे एक निश्चित स्तर का हो। पर्यवेक्षक इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही एक स्तर निर्धारित करके उसकी प्राप्ति को अनिवार्य घोषित कर देता है और उसको उस स्तर के अनुसार ही उस कार्य को करना होता है। यदि एक प्रबंधक चाहता है कि कार्य उसकी इच्छा के ही अनुकूल हो तो उसका सबसे जो अच्छा तरीका है, अच्छी जो टेक्निक है, वह आय व्यय पर नियंत्रण रखे। मिलेट कहते हैं कि पर्यवेक्षण का ये भी उत्तरदायित्व है कि उसको ये अधिकार होना चाहिए कि उसके अधीन जो कार्मिक नियुक्त हो वह उनकी अनुमति से नियुक्त हो। पर्यवेक्षक को संगठन में कार्य की प्रगति के संबंध में प्रतिवेदन मांगते रहना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों से नियमित रूप से कार्य की प्रगति का प्रतिवेदन स्पष्ट रूप से ये बता पाएगा कि उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है और संगठन किस हद तक निर्धारित कार्यों में, निर्धारित मार्ग में आगे बढ़ रहा है। और प्रतिवेदन भिन्न भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। निरीक्षण से तात्पर्य जो है ये देखना है कि काम किस प्रकार हो रहा है। निरीक्षण का उद्देश्य सूचना प्राप्त करना है और यह प्रबंध के प्रयोजनों तथा अभिप्रायों को स्पष्ट करने में सहायता देता है। किसी भी संगठन में अनेक वर्ग और श्रेणी के कर्मचारी होते हैं और इसमें ये जरूरी भी होता है कि संपूर्ण जो संगठन है वो एकता के सूत्र में रहते हुए रहे और कार्य करे, सभी के बीच एकता हो। इन दोनों ही दृष्टियों से ये उचित प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति या वर्ग के ऊपर एक ही शक्ति का पर्यवेक्षण हो, परंतु ऐसी व्यवस्था की एक कठिनाई है। एक ही पर्यवेक्षक संगठन के सभी अंगों को नहीं समझ सकता है, अतः एक का ही पर्यवेक्षण पर्याप्त नहीं होता। दूसरी बात यह भी है कि एक अधिकारी की अधीनता में बहुत से लोग कार्य करते हैं, उनके कार्य अलग अलग होते हैं, इससे भी एक अधिकारी का पर्यवेक्षण जो है पर्याप्त नहीं हो सकता है। इस कठिनाई को दूर करने का जो सजेशन दिया वो फ्रेडरिक टेलर ने दिया और उनके अनुसार, जबकि वो एक वैज्ञानिक प्रबंधक थे, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के जनक कहे गए, टेलर का मत था कि उद्योग संगठन में पर्यवेक्षकों का एक समुदाय हो, उनके भिन्न भिन्न कौशल हों तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय के कार्यांश को ही देखे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण बहुमुखी होना चाहिए, परंतु आधुनिक प्रबंध ने टेलर का मत नहीं माना, उसको नहीं अपनाया। उनका तर्क है कि एकता के लिए निरीक्षण की एकता आवश्यक होनी चाहिए। पर्यवेक्षक दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पर्यवेक्षक तथा कार्यात्मक पर्यवेक्षक। शुद्ध पर्यवेक्षक का संबंध तो उस नियंत्रण से जो आदेश की पंक्ति के व्यक्तियों के हाथों में होता है। वहीं दूसरी तरफ कार्यात्मक पर्यवेक्षण जो है किन्हीं विषयों के विशेषज्ञों जैसे कि लेखा पर्यवेक्षकों, सांख्यिकों आदि के द्वारा होता है। पर्यवेक्षक के कार्यों को देखें तो पर्यवेक्षक अथवा जो अधीक्षक है का एक शिक्षाप्रद रूप होता है। यह शिक्षाप्रद रूप है। अधीक्षण निरीक्षण तथा खोजबीन से कहीं अधिक होता है। निरीक्षण और खोजबीन तो अधीक्षण प्रक्रिया के केवल अंग मात्र होते हैं, जबकि वास्तव में जो पर्यवेक्षण है किसी प्रशासकीय कृत्य के रूप में नियंत्रण से कहीं अधिक होता है। इसका एक शिक्षाप्रद रूप है। पर्यवेक्षक से ये आशा की जाती है कि वह अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को सर्वोत्तम कार्यविधि सिखाए। इसके अतिरिक्त कर्मचारी अपने अधीक्षक से मंत्रणा या मार्गदर्शन की भी आशा रखते हैं, अतः उसका कार्य परामर्श देना भी है। इस प्रकार पर्यवेक्षक का कार्य नेता का कार्य है। संक्षेप रूप में, सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि
पर्यवेक्षण के अनेक तत्व हैं, जैसे प्रत्येक कृत्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन, प्रत्येक व्यक्ति में उसके कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, साथ ही उसे उस कार्य करने के ढंग की शिक्षा देना, कार्य संपन्न किए जाने की गति तथा कार्य क्षमता का मापन, ताकि यह निश्चित हो जाए कि शिक्षण पूर्ण रूप से प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। जहां गलती को सुधारने की आवश्यकता हो वहां गलती सुधारना तथा जिन पर इसका प्रभाव न हो उन्हें किसी अन्य अधिक उपयुक्त कार्य में लगा देना या उनको हटा देना। जहां गलती को सुधारने की आवश्यकता हो वहां गलती सुधारना, जिन पर इसका प्रभाव न हो उन्हें किसी अन्य अधिक उपयुक्त कार्य में लगा देना या उनको हटा देना। जब प्रशंसा करने की आवश्यकता हो तो प्रशंसा करना और अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार देना। और अंत में प्रत्येक व्यक्ति को कार्यरत समूह में ठीक प्रकार से नियत कर देना। यह सभी कार्य ध्येय तथा कौशल के साथ उचित ढंग से पूरे किए जाने चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य चतुरता और ठीक तरीके से बुद्धिमानी तथा उत्साह के साथ पूर्ण रूपेण कर सके। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कार्य संपादन है। अतः पर्यवेक्षक को संगठन में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे सब संबंधित व्यक्ति क्या हो, यथासंभव अधिकाधिक सहयोग में कार्य करते हुए कार्य संपादन की दिशा में अग्रसर हों। अधीक्षक जो है केवल निरीक्षण एवं जांच ही नहीं करता बल्कि सहयोगपूर्ण कार्य यानी कि टीम वर्क के लिए सबको प्रेरित और प्रोत्साहित भी करता है। हेमन ने जो पर्यवेक्षक के 3 प्रमुख कार्य बताए कि मौलिक अथवा तकनीकी कार्य, संस्थापन कार्य इंस्टीट्यूशनल जॉब और व्यक्तिगत कार्य यानी कि पर्सनल जॉब। मिलेट ने मौलिक अधीक्षण और प्राविधिक अधीक्षण में अंतर प्रकट करते हुए भी कहा है कि जहां प्रथम का जो संबंध है किसी अभिकरण द्वारा किए गए वास्तविक कार्य से होता है और वहीं प्राविधिक अधीक्षण का संबंध उन तरीके से होता है जिनके द्वारा कार्य किया जाता है। पर्यवेक्षक द्वारा किसी कार्य का पर्यवेक्षण ठीक प्रकार से हो सके, इसके लिए उत्तम पर्यवेक्षक में कार्य के स्वरूप का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसकी व्यक्तिगत योग्यताएं, उसका आचरणीय नैतिक विचार, व्यक्तिगत योग्यताएं, अध्यापन क्षमता, साहस और धैर्य, प्रशासकीय कौशल, जिज्ञासा तथा बौद्धिक क्षमता आदि गुण होने चाहिए। कार्य के स्वरूप का तात्पर्य है कि जिस कार्य का पर्यवेक्षण किया जाए पर्यवेक्षक उसकी विधि को अच्छी तरह जानता हो, परंतु कौशल मात्र ही पर्याप्त नहीं है, उसमें अन्य व्यक्तिगत गुण भी होने चाहिए, तभी कौशल आता है। और यह गुण है सहकारिता की भावना, गंभीर और शांत स्वभाव तथा सत्यशीलता। आचरणीय और नैतिक विचारों के होने से भी जो पर्यवेक्षक हैं साधारण दोषों से दूर रहते हैं। जिज्ञासा तथा बौद्धिक क्षमता से भी पर्यवेक्षक सचेष्ट रहते हैं, नए विचारों को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार प्रगतिशील बने रहते हैं। किसी भी अच्छे पर्यवेक्षक के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक गुण है वह है मानवीय संबंध। किसी भी अधीक्षक अथवा पर्यवेक्षक की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उसका कर्मचारियों के साथ कितना वैयक्तिक संबंध है। वह कर्मचारियों को केवल कर्मचारी समझता है या मनुष्य भी समझता है। केवल यांत्रिक संबंध अधीक्षक या पर्यवेक्षक को सफल नहीं बना सकते हैं। थैंक यू।